नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स को लेके और पूरे दुनिया में जो मचा है हड़कंप, टेरिफ टॉर्नेडो जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी काफी चर्चा है। हमारे जीवन पे उसका सबसे पहला प्रभाव हुआ, एलपीजी में 50 रुपये बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के पैसे भी बढ़े हैं, हमारी जेब तक नहीं आए हैं पर कभी भी आ सकते हैं। और एक टेरिफ टॉर्नेडो क्या क्या करेगा वो तो आने वाला समय में पता चलेगा। काफी भारतीय लोग, काफी भारतीय विद्यार्थी, काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं ये पॉलिसी के कारण ट्रम्प की। और उसका फक्र, उसकी चिंता पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि एक नया टेरिफ वॉर तो चल रहा है। इजराइल गाजा पे जो कर रहा है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और कितने बच्चों को मार दिया। अगर ऐसी परिस्थिति हम कैसे सह सकते हैं, कैसे इसको टॉलरेट कर सकते हैं, वो सवाल हर रोज हमें होता है। और ये अमेरिका के कारण इजराइल को सपोर्ट जो मिल रहा है, इसलिए गाजा में इतने बच्चों को मार दिया जा रहा है, इतने महिलाओं पे हमले हो रहे हैं। और वहां तक ट्रम्प ने कर दिया कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी, जिसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहाँ जो हम सोचते थे कि उनकी जो जनवादी व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे समृद्ध डेमोक्रेसी है और सबके सब ओपिनियन का वहाँ जगह है। वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आप एंटी इजराइल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, अरे आपने सोशल मीडिया पे लाइक भी किया है, तो आपको वहां से निकाल देंगे। और अजीब बात है, भारत के आजादी की लड़ाई तो पूरी साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। हमारे देश के नौजवान छात्र और आम जनता ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था। वो समय था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का और अभी आए अमेरिकन इंपीरियलिज्म का। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर हमारे बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं कि आप पढ़ने गए हैं तो वहां पढ़िए ना, आप वहां के लोकल जो है उसमें क्यों इंटरफियर करेंगे? वाह, बताइए। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम सबसे बड़ी सभ्यता, पुरानी सभ्यता की बात करते हैं, और बच्चे और महिलाएं कहीं मारे जा रहे हैं। और जिसका सपोर्ट डायरेक्ट है वो देश का, वहां की जनता भी उसका प्रोटेस्ट कर रही है, वहां के छात्र नौजवान भी उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर हमारे बच्चे अगर उसमें जुड़ जाते हैं या सोशल मीडिया में उसको लाइक करते हैं, तो वहां से भगा देने की बात करते हैं। उसका क्या विरोध नहीं होना चाहिए? हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। और जो एक्सपर्ट है, वीजा एक्सपर्ट, खास करके हमारे गुजरात में इमिग्रेशन के एक्सपर्ट है और हर अखबार में उसकी कॉलम चलती है, वो लोग भी एडवाइस कर रहे हैं, भाई गए हो तो वहां चुप रह के पढ़ाई करो ना, या मॉडल में पैसे कमाओ ना, ये क्या बवाल में आप लोग ये कर रहे हैं। तो कहाँ तक हम, हमारा जो नीति नैतिकता का स्तर है, दुनिया को देखने का, दुनिया के बारे में सोचने का, वो कहाँ तक गिर गए हैं। उसके बीच आज जो हम बात करने वाले हैं, जलियांवाला बाग। अभी 3 दिन बाकी है, आज 10 अप्रैल है। 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था, पूरे देश को जिसने झकझोर दिया था, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ की जो सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत करने वाला जो प्रसंग है, जलियांवाला बाग में लोग, बैसाखी के का त्योहार था, पूरे पंजाब में त्योहार का माहौल था और लोग इकट्ठे हुए थे। और रॉलेट एक्ट जो आया था, जो काला कानून के रूप में, जिसके खिलाफ सत्याग्रह की बात हो चुकी थी, तो एक प्रोटेस्ट मीटिंग था और लाखों लोग वहां मीटिंग में थे, वो जलियांवाला बाग में। और उसका रास्ता इतना संकरा था, निकलना भी मुश्किल था। वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उनका क्या दोष था वो लोगों का? बस हमारे देश में हमारे पे जो गुलामी है वो हमें पसंद नहीं है, हमारे पे जो काले कानून थोपे जा रहे हैं उसके हम विरोध में है, ये बात पे उन पे गोलियां चलाई गई। जनरल डायर हम सब जानते हैं, वो इतिहास में सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ जो भी पढ़े हैं उसमें अच्छा है, अभी तक वो बदला नहीं है चैप्टर। कल बदल भी सकते हैं कि वो भी ये है, इंपीरियलिस्ट पावर के प्रेशर में नया ही इतिहास लिखा जाएगा कि लोग ही दोषी है, इंपीरियलिज्म तो अच्छा था। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी गुलामी मानसिकता वहां तक आ गई है कि अमेरिका कुछ भी गलत कर रहा है तब भी हम उसके पैर पकड़ रहे हैं।
तो गैस के एलपीजी के प्राइस बढ़े और उसके समय में हम जो आज बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो बगावत की शुरुआत हुई, उसमें जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ उसने बहुत हिस्टोरिकल भूमिका निभाई थी। और उस पे एक वेब सीरीज चल रहा है, अवेकनिंग द नेशन। पूरा देश जाग उठा उसके कारण। हमारे नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना खिताब वापस कर दिया। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट में अपना स्वमान और स्वाभिमान देश का, उसको देखते हुए काफी अलग अलग सबने रिस्पॉन्स दिए। उसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका एक इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया था, जिसका नाम था हंटर कमीशन। ये सब बातें इतिहास की है, पर आज हमारे वक्ता जो रिमीबेन वाघेला है, वो ये वेब सीरीज पे बात करेंगे। ये वेब सीरीज मेरे हिसाब से 6 पार्ट में है, मैं तो देख नहीं पाई हूँ। तो वेब सीरीज के बारे में कुछ ओपिनियन तो रिमीबेन से ही हम सुनेंगे। पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी 13 अप्रैल आ रही है 1919 का, जलियांवाला बाग का जो हुआ पूरा हत्याकांड, उसमें कैसे ये हुआ। और ये कैसे एक अच्छा है कि अभी वेब सीरीज में नए नए विषय वस्तु लिए जा रहे हैं। जैसे बीच में फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसकी हम बात करने का सोचे थे पर कर नहीं पाए, तो उसके बारे में भी वेब सीरीज आई थी। तो आने वाले दिनों में काफी ऐसे फिल्में आ रही है। और मेरे हिसाब से 2 फिल्में भी इस पे बनी है, जलियांवाला बाग केसरी 1 और केसरी 2। वो भी शायद नेक्स्ट वीक में सिनेमाघरों में आएगी, जितनी मेरी जानकारी है उसमें। तो ये जो विषय है वो विषय का महत्व देखते हुए ये वेब सीरीज के बारे में रिमीबेन वाघेला बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रिमीबेन को अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। एक्चुअली आज तो 10 तारीख है, 3 दिन के बाद 13 अप्रैल का दिन होगा। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है, जिसे हम लोग हत्याकांड ही बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड को 106 साल हो जाएंगे। लेकिन जैसे बताया कि अभी अभी कुछ कुछ वेब सीरीज ऐसी बन रही है जिसे हम लोग बड़े पैमाने पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट आई, कुछ फिल्मों का दौर भी ऐसा चला, जैसे भगत सिंह पर कुछ फिल्में हमारे बीच में अवेलेबल है, गांधी ऊपर कुछ फिल्में, जो तो मतलब एक फिल्म तो वर्ल्ड फेमस फिल्म है, लेकिन 2-3 फिल्में भी उसके बाद आई है, सरदार पर एक आध फिल्म अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इंडियन फ्रीडम के, इंडियन इंडिपेंडेंस के, अगर हम लोग ये अमृत काल जिसे हम लोग बोल रहे हैं आज मना रहे हैं, लेकिन हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की बहुत कमी है। जो भी हिस्ट्री लिखा गया है वो शायद ब्रिटिशर्स ने लिखा है, और मतलब उन्हीं के नजरिए से हमारे सामने सारा जो एविडेंस है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल है। इतना बड़ा देश है, लेकिन फिर भी जिसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जिसे हम बोल सकते हैं, या देश के आजादी आंदोलन पर जिस तरह से फिल्में बननी चाहिए, जिस तरह से सीरियल्स बननी चाहिए, हाँ हिस्टोरिकल कैरेक्टर ऊपर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ऊपर बहुत सारी सीरियल बनती है और वो पूरा टीआरपी के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पर्टिकुलरली इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर हमारे पास ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स बहुत कम है। तो ऐसे समय में किसी ओटीटी सीरीज का आना, मुझे लगता है जैसा भी हो, काफी सारी कमियां भी है, जैसा भी हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को देखना चाहिए। और देखने के पीछे एक वजह ये भी है कि शायद इसे देखकर उस समय पर क्या हुआ था, अगर उसका डिस्कशन फिर से शुरू हो सकता है, तो वो बात हवा में चलती रहेगी कि क्या हुआ था। ये जो वेब सीरीज है उसे जो बनाने वाले हैं राम माधवानी, उनकी 2 बहुत अच्छे प्रोडक्शन है ऑलरेडी। मिशन कश्मीर जो उन्होंने बनाई थी, मतलब ऋतिक रोशन, संजय दत्त जिन्होंने एक्टिंग की थी, और एक निर्जा कंधार एरोप्लेन प्लेन हाईजेक इंसिडेंट ऊपर जो बनी थी, सोनम कपूर ने जिसमें एक्टिंग की है। तो ये दोनों ही फिल्में मतलब उनका काफी अच्छा प्रोडक्शन है। और ये जो ओटीटी सीरीज बनाई है उन्होंने, सोनी लिव पर ये अवेलेबल है। हालांकि ओटीटी सीरीज का ये एक इश्यू भी है, आपकी जेब में अगर पैसे हो तो ही आप इसे देख सकते हैं। उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है, उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन है, और इतनी महंगाई
चल रही है उसके बीच में ये 1500-2000 रुपया उसके लिए खर्च करना वो काफी बार डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है इस वजह से जो इसे सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसी के बीच में जब भी मैं ये ओटीटी सीरीज की बात कर रही हूँ और जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर हम लोगों ने जो स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ा है, मेरी जनरेशन ने जो पढ़ा है, एक छोटा सा चैप्टर कि लोग बैसाखी के त्योहार में वहां पे इकट्ठे हुए थे। कुछ दिनों पहले रॉलेट एक्ट के खिलाफ दो पॉपुलर लीडर पंजाब के सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन दोनों का अरेस्ट हो गया था और ये अरेस्ट के खिलाफ में मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों की भीड़ वहां पे जमा हुई थी। वहां पे डायर आया विदाउट कुछ वार्निंग दिए, मतलब लोगों को बिखरने के लिए भी नहीं बोला गया और सडनली उन पर फायरिंग शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग मर गए। जलियांवाला बाग का ब्यूटिफिकेशन को लेकर भी थोड़े साल पहले बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। मैं ये मानती हूँ कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पे हमें हिस्ट्री को नहीं मिटाना चाहिए, लेकिन जलियांवाला बाग में भी ब्यूटिफिकेशन के नाम पे ये हुआ। हालांकि वो डिस्कशन की बात अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने बताया कि हम लोगों ने किताबों में इतना ही पढ़ा है। वहां पे एक कुआं था, बहुत सारे लोग कुएं में कूद पड़े, मोर देन 120 बॉडीज, डेड बॉडीज वहां से रिकवर किए गए। एक ऊंची दीवार थी जिसे लोग फांद कर दूसरी ओर जाना चाहते थे ताकि फायरिंग से बच जाए। वो दीवार पर आज भी फायरिंग के निशान मौजूद है। अगर कभी मौका मिले तो ऐसी जगह की मुलाकात भी करनी चाहिए। तो वो दीवार पर जो लोग चढ़कर फांद कर उस पार जाना चाहते थे फायरिंग से बचने के लिए, वो भी वहां पर फायरिंग में मर गए। तो इतना इतिहास हम लोग जानते हैं, ना इसके आगे कुछ जानते हैं ना इसके पीछे कुछ जानते हैं। तो ये ओटीटी सीरीज ने एक कोशिश की है जो मुझे लगता है कि हालांकि ये सारी बातें अवेलेबल है, विकिपीडिया में अवेलेबल है, गूगल में बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल इसको लेकर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ऑडियो विजुअल मीडियम में अवेलेबल होने से बहुत सारे लोग इसे आसानी से देख भी पाएंगे और इस पर थोड़ा सा सोच भी पाएंगे। जो हम लोगों ने स्कूल कॉलेज के सिलेबस में पढ़ा है, इतनी छोटी सी बात, ये ओटीटी सीरीज बात कर रही है कि ये इतना छोटा सा इंसिडेंट नहीं था। ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हत्याकांड हुआ था। तो कैसे ये कॉन्स्पिरेसी थी? ओटीटी सीरीज तो ये पूरा एक लीगल ड्रामा है। मतलब हंटर कमीशन के आगे, हंटर कमीशन जो बनाया गया था इसकी इंक्वायरी करने के लिए, ये इंसिडेंट की इंक्वायरी करने के लिए एक इमेजिनरी कैरेक्टर, एक लॉयर खड़ा किया गया है। इसका एविडेंस नहीं मिल रहा कि ये रियल कैरेक्टर था या इमेजिनरी कैरेक्टर था। चिमनलाल सेतलवाड़ इस कमीशन में थे और उन्होंने डायर को बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे और डायर ने जो रिप्लाई दिया था वो रिप्लाई सच में बहुत क्रूअल रिप्लाई था जो ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। लेकिन ये फिल्म में जो कैरेक्टर दिखाया गया है कांतिलाल साहनी करके ओटीटी सीरीज में, ये इसका कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि रियल में ये कैरेक्टर था कि नहीं था। लेकिन तीन दोस्तों की कहानी है, एक हिंदू है, एक सिख है और एक मुसलमान है। और जो मुस्लिम दोस्त जो है वो इंकलाब करके एक अखबार निकालता है। जो सिख दोस्त है वर्ल्ड वॉर में अपना एक हाथ गवा चुका है। और ये तीसरा कैरेक्टर जो हिंदू कैरेक्टर है कांतिलाल साहनी, जो ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को पूरा एक्सपोज कर रहे हैं कि ये एक ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी, ये कोई सडन इंसिडेंट नहीं था। एक लॉयर है जो ब्रिटेन में पढ़कर आया है और वो तो मतलब ब्रिटेन को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। पूरी मतलब शुरुआत में ऐसा ही दिखाया जा रहा है, वहां पे पढ़ रहा है, वहां की डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, छुरी कांटा से खाना खा रहा है, तो ब्रिटेन को बहुत लाइक कर रहा है। तो ये जो ओटीटी सीरीज का जो नाम है ये दो चीजों को लेकर है, मुझे एक लग रहा है। जो मुस्लिम कैरेक्टर है जो इंकलाब करके अखबार निकाल रहा है, अल्लाह बख्श उसका नाम है। तो ये दोनों दोस्त मुस्लिम और सिख यहाँ भारत में पंजाब में रहते हैं। ये ब्रिटेन से पढ़कर आया है, ब्रिटेन की बहुत फेवर करता है। तो ये जो इंकलाब चलाने वाला जो दोस्त है वो बार बार उसे ये कमेंट कर रहा है
कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे मुंह में भी जुबान आए। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ मैं दुआ करता हूँ कि तुम भी कुछ बोलना सीखो। तो ये जो द वेकिंग ऑफ अ नेशन जो है वो कांतिलाल साहनी का भी मतलब वो भी वेकअप हो रहा है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ, जो देख रहा है, और पूरा देश भी जाग रहा है कि ये जो इंसिडेंट है हिस्ट्री में इसके पैरेलल कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो जो मैंने बताया कि एक लीगल ड्रामा है, हंटर कमीशन के सामने पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि कैसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने कैसे 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन उसे बोलते हैं मतलब सिपोई म्यूटिनी, मतलब सैनिकों ने जो रिवोल्ट किया था उस नाम से बुलाते हैं। तो 1857 के बाद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इतना डरा हुआ था कि वो कोई भी छोटे से गैदरिंग से डर जाता था। उन्हें लगता था कि अगर फिर से लोगों को इकट्ठा होने का हम लोगों ने अगर मौका दे दिया तो जैसे 1857 में जैसे हुआ था शायद ऐसा ही हम लोगों को फेस करना होगा। तो ओटीटी सीरीज की टोटल डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो मैं इसमें जो दिखाने की कोशिश की है और जो मैं भी आप सबके साथ जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि 1919 में ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ है, उसके पहले की सिचुएशन क्या है, पंजाब में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, देश के बाकी के हिस्सों में क्या हो रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो आजादी आंदोलन जो चल रहा था उसका सबसे बड़ा सेंटर बंगाल था। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज वहां से आ रहे थे और पूरे देश में आजादी आंदोलन की जोत जिन्होंने मतलब शुरुआत से जो जलाकर जिन्होंने रखी है उसमें बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए। दूसरा जो हिस्सा जिसे हम बोल सकते हैं वो पंजाब या नॉर्थ इंडिया का जो हिस्सा है वहां से भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए। पर्टिकुलरली पंजाब की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पंजाब की उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, पंजाब की सिचुएशन उस टाइम पे ये है कि जो लोग कुछ सालों पहले माइग्रेट होके अमेरिका कनाडा उस देश में जो वहां पे गए थे और वहां से जो आजादी आंदोलन को जो जिंदा रखना चाहते थे, उनका 1914 और 15 का जो समय है वो है गदर मूवमेंट का समय। और बहुत सारे पंजाबी यूथ्स इसमें इन्वॉल्व थे जो यहाँ पर भी थे और जो यहाँ से माइग्रेट करके अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, वैंकूवर भी जो गए थे और वो वहां पर रहकर ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे देश के आजादी आंदोलन को कैसे हमारे देश के आजादी आंदोलन को और प्रेशराइज किया जाए, कैसे इसे और बिल्टअप किया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि गदर मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। गदर मूवमेंट के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा जो भगत सिंह के बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। भगत सिंह अपनी जेब में करतार सिंह सराभा का फोटो लेकर घूमते थे और बचपन में जैसे नेताजी को खुदीराम बोस की शहादत ने इंस्पायर किया था, ऐसे ही भगत सिंह को ना सिर्फ जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने इंस्पायर किया था, गदर मूवमेंट के ये जो यूथ लीडर जो थे करतार सिंह सराभा, उनकी शहादत ने भी भगत सिंह को बहुत इंस्पायर किया था। लेकिन हम जानते हैं गदर की गूंज करके वो लोग अपना ऑर्गन भी निकालते थे। गदर मूवमेंट के साथ उससे पहले भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। यहाँ गुजरात से भी कोशिश हुई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, मैडम भिखाई जी कामा थे, ये लोग भी विदेश में जाकर कोशिश कर रहे थे कि कैसे देश के आजादी आंदोलन को और भी गतिशील बनाया जाए। तो गदर मूवमेंट जब सफल नहीं हो पाया तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को बहुत बार ये उनको ये फील हुआ कि पंजाब में एंटी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एक्टिविटी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है और बहुत सारे क्रांतिकारी जो है वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ गदर मूवमेंट के इम्पैक्ट में, और ना सिर्फ गदर मूवमेंट के इम्पैक्ट में, रशिया की बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुई थी उसके इम्पैक्ट में भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो है वो अमृतसर हो, लाहौर हो, पंजाब का बाकी का जो हिस्सा है
वहां पे वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ वो सब सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं। और उसी समय पर 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो आज भी मतलब आजाद भारत में भी जो एक्ट अभी भी अवेलेबल है, तो वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में जो लागू किया, और जो मतलब इनडेफिनेट डिटेंशन को जो फेवर कर रहा था, जो भी ऐसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में या जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ जो थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं, कैसे उन सबको पकड़कर कैसे उनको जेल में डाल देना। तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ना सिर्फ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया था, उसके बाद जो ये जो रॉलेट कमिटी बनी, जो रॉलेट मतलब उन्हीं के नाम पे फिर ये रॉलेट एक्ट जो आया, उनका एक बहुत बड़ा मकसद ये था, जो कभी खुलकर नहीं बताया जा रहा, कि पंजाब के रेवोल्यूशनरी कहीं किसी भी तरह से बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रसिया में 1917 में जो क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे तो प्रभावित होकर यहाँ पे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ कुछ करने वाले तो नहीं है ना। तो ये रॉलेट कमीशन जो था, उन्होंने रॉलेट एक्ट जो बनाया था, उसका मेन मकसद जो था ये यही था कि फ्रीडम मूवमेंट को कैसे रोका जाए, और अगर कोई बोल्शेविक कनेक्शन जो है, हम ये राजा महेंद्र प्रताप की बात जानते हैं, उनका जो काबुल मिशन की जो बात है वो भी जानते हैं, तो ये इन सारे इंसिडेंट से जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो था वो पूरा डरा हुआ था, और बोल्शेविक कनेक्शन को पकड़ने के लिए, उसे ढूंढने के लिए ये रॉलेट कमीशन बनाया गया, जिन्होंने फिर ये रॉलेट एक्ट पास भी किया, और जिसके खिलाफ में पूरे देश में सत्याग्रह हो रहा था। गांधी जी ने उसका लीडरशिप भी लिया, और गांधी जी अमृतसर का विजिट भी करने वाले थे। 10 अप्रैल को अमृतसर में बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा भी हुए थे। ये जो लोग इकट्ठा हुए, वो भी उस दौरान 5 ब्रिटिश सिविलियन, 5 ब्रिटिश सिविलियन को 10 अप्रैल को मार दिया गया, और काफी सारे जो ब्रिटिश सिटीजन्स थे उन पर बहुत बड़े पैमाने पर अटैक भी हुआ। तो 10 अप्रैल को ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड भी अवेलेबल है, और उसके साथ साथ ये ओटीटी सीरीज में भी ये बात को दिखाया गया है कि कैसे लोगों को इंस्टिगेट किया गया कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स पर अटैक करें। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कहीं छिटपुट घटनाएं, कहीं पे किसी ने इंडिविजुअल रिवेंज लेने के लिए ब्रिटिश सिटीजन्स पर अटैक कर दिया, ऐसे छुटपुट इंसिडेंट बनते थे। लेकिन कैसे लोगों को टोटली इंस्टिगेट करके वो मतलब जानबूझकर ब्रिटिश सिटीजन्स पर अटैक करे, ऐसा माहौल उस टाइम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो थे पंजाब के, उनकी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये बात हुई। उन्हीं की कॉन्स्पिरेसी थी कि लोगों को इंस्टिगेट करके जानबूझकर ब्रिटिश सिविलियन पर अटैक किया जाए। और उसमें एक मिशनरी लेडी भी थी, उनके नाम का स्पेलिंग SHERWOOD है। इसे कैसे मतलब बोलेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उन पर जो अमृतसर में स्कूल चलाते थे, उन पर भी बहुत बड़े पैमाने पर अटैक हुआ। तो शायद 11 या 12 अप्रैल को ही ये आर डायर जिन्होंने फायरिंग किया था, ये दोनों नाम कंफ्यूज करने वाले हैं। ड्वायर जो गवर्नर जनरल थे पंजाब के, उन्हीं की कॉन्स्पिरेसी थी कि अमृतसर के लोगों को एक मतलब उनको एक लेसन सिखाया जाए, कैसे वो गदर मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, कैसे वो बोल्शेविक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कैसे वो रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे वो मार्शल एक्ट के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे वो इनकलाब जैसा अखबार निकाल रहे हैं, कैसे वो लोग इकट्ठे होकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को और भी गतिशील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली पंजाब के लोगों को एक लेसन सिखाना है, ये जो बात थी वो गवर्नर जनरल के दिमाग में थी।
और उनको एक ऐसा ऑफिसर चाहिए था जो ब्रूटली इन सारे लोगों के ऊपर अटैक कर पाए, जिसमें थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी ना हो, जो टोटली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को टोटली लॉयल हो। तो ऐसा जो ब्रिटिश ऑफिसर जो उन्हें मिला वो था ओ डायर, जिन्होंने फायरिंग किया। तो ये ओटीटी सीरीज में भी दिखाया गया है, कुछ इंडियन एजेंट भी ये इंसिडेंट में उनके साथ शामिल थे। हंसराज उसका नाम ये ओटीटी सीरीज में दिखाया गया है। और कुछ नए हिस्टोरियन जो है जिन्होंने 60s 70s में कुछ किताबें लिखी है, उस समय के जो रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड को एनालाइज करते हुए तो कुछ नए हिस्टोरियन ने भी ये एक बात बताई है कि हंसराज करके जो ब्रिटिश एजेंट जो था, वो एजेंट ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डायर ने पब्लिसिटी की थी कि 13 अप्रैल के दिन कोई भी सभा नहीं होनी चाहिए, कोई भी गैदरिंग होना नहीं चाहिए, रात के 8 बजे के बाद कर्फ्यू हो जाएगा। लेकिन ये जो सारी जो नोटिस थी, ये जो सारे जो पैम्पलेट्स जो थे, वो किसी भी तरह लोगों के पास पहुंचने ही नहीं दिए गए। लोगों को यही पता था कि 13 अप्रैल को हमें इकट्ठा होना है। लोग सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए थे, बात ऐसी नहीं थी। वो दिन त्योहार का दिन था। वहां पे ये मतलब ये मेला भी लगता है, तो वहां पे कुछ पशुओं का खरीद उनको बेचना, ये सारा भी होता है। मतलब घोड़े खरीदना बेचना, ये भेड़ बकरियां खरीदना बेचना। तो ये सब के लिए भी बहुत सारे हिस्सों से लोग आए थे। लाहौर से भी लोग आए थे, राजस्थान से भी लोग आए थे। तो मतलब जानबूझकर लोगों को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने दिया, उनको नोटिस तक उन लोगों के पास पहुंच नहीं पाई। और इसके अगले दिन 12 अप्रैल को डायर ने पूरे अमृतसर का दौरा किया था। जानबूझकर जलियांवाला बाग के आसपास के जो इलाके थे वो वहां पे गए ही नहीं, ये भी ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। वो ऐसे ऐसे हिस्सों में गए जो जलियांवाला बाग से काफी डिस्टेंस पे थे। तो वहां पे जाके उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आपको 13 अप्रैल के दिन कर्फ्यू है, कोई गैदरिंग नहीं होना है, तो आपको वहां पे इकट्ठा नहीं होना है। तो आसपास के लोगों तक ये नोटिस पहुंची ही नहीं कि 13 अप्रैल के दिन किसी गैदरिंग में नहीं जाना है। या फिर कुछ लोगों ने ये बातें सुनी तो उन्होंने उस पर कुछ कंसीडर भी नहीं किया। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, मैकडोनाल्ड करके एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। वो थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप के ब्रिटिश ऑफिसर थे। वो चाहते थे कि लोगों के ऊपर गोलियां नहीं बरसानी चाहिए, कर्फ्यू डालकर या फिर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर ये प्रोटेस्ट को दबा देना चाहिए, लेकिन फायरिंग या किसी का किलिंग या मर्डर ये नहीं होना चाहिए। तो ये सॉफ्ट जो ब्रिटिश ऑफिसर थे मैकडोनाल्ड, उनको हटाया गया, उनकी जगह पे ये डायर को लाया गया। और हम सब जानते हैं कि 13 अप्रैल को जब उन्हें पता चला, उनको पहले से पता था, अगले दिन 12 अप्रैल को ये हंसराज करके जो ब्रिटिश एजेंट है, इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश एजेंट जो है, वो डायर को मिलता भी है और उनको बात भी करता है कि कुछ सिग्नलिंग हो गए, वो सिग्नलिंग के बाद आपको फायरिंग करना है। स्टेज भी बनाया गया था। जब डायर ट्रूप लेकर आता है, डायर भी ट्रूप में किसकी चॉइस करता है, गुरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट। ये दोनों जो गोरखा रेजिमेंट है और जो सिख रेजिमेंट है, वो दोनों ब्रिटिश लॉयल रेजिमेंट थी। तो किसी और को रेजिमेंट में नहीं लिया गया, सिर्फ ये दो रेजिमेंट का 50 ट्रूप्स लेकर डायर वहां पे गया। हंसराज लोगों को बार बार बता रहा है कि भले ही ट्रूप आ गए हैं, लेकिन हम तो मतलब पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम पर फायरिंग नहीं होगा। ओटीटी सीरीज में ये दिखाया गया है। और कुछ हिस्टोरियन ने भी ये बात लिखी है कि हंसराज ने मतलब कुछ सिग्नलिंग किया। कुछ लोगों ने बताया है कि आंख से इशारा किया, कुछ लोगों ने बताया कि हैंडकरचिप से इशारा किया, और इशारा करके उसने एक बहुत बड़ा डायस बनाया था। डायस जनरली 1-1.5 फीट का होता है, लेकिन हंसराज ने जानबूझकर इतना बड़ा डायस बनाया था ताकि जब फायरिंग हो तब वो डायस के नीचे छिप जाए और उस पर उसे गोली ना लगे। तो जैसे ही हंसराज ने इशारा किया, तुरंत ही डायर ने फायरिंग शुरू कर दी। और ऐसा बताया जाता है कि 1650 राउंड फायरिंग उसमें हुए। और ऑफिशियल फिगर ये बताता है कि 379 लोग इसमें मारे गए। अनऑफिशियल फिगर ये बताता है कि उस दिन वहां पे मोर देन 20,000 लोग वहां पे इकट्ठा थे। जहां पे डेंस पॉपुलेशन थी, वहां पे फायरिंग किया गया। पहले से जलियांवाला बाग के 5 एंट्रेंस हैं, 4 एंट्रेंस पहले से ही बंद रखे गए थे।
काफी टाइम से बंद थे, लेकिन उस दिन पे बहुत ज्यादा गैदरिंग होने वाली थी, फिर भी उसे बंद ही रखे गए, उसे खोला नहीं गया। और जो जानते हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग देखा होगा, कि बहुत ही छोटा सा, इतना सा ही रास्ता है। वो तो तोप भी लेकर गया था डायर, लेकिन तोप वो छोटे से रास्ते से गुजर नहीं पाई, इसीलिए ये ट्रूप्स को लेकर अंदर गया। और लोगों को कोई वार्निंग भी नहीं दी गई, लोगों को बिखरने के लिए भी कोई ऑर्डर नहीं दिए गए। और जैसे ही ये सिग्नलिंग हुआ, तुरंत ही उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट तक टोटल फायरिंग चलता रहा। सबसे छोटी उम्र की जिनकी डेथ हुई, वो 7 महीने का एक बच्चा था। मोर देन 120 बॉडीज वहां के कुएं से निकाली गई। और अनऑफिशियल फिगर पंडित मदन मोहन मालविया ने भी इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की थी, और वहां की पीस कमिटी ने भी इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की थी। उनका कहना है कि मोर देन 1500 1500 से ज्यादा लोगों की इसमें डेथ हुई थी। ऑफिशियल फिगर कभी भी सामने नहीं आया है। जब ये हंटर कमीशन बना, ओटीटी सीरीज में भी ये दिखाया गया है कि हंटर कमीशन के सामने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। कांतिलाल साहनी करके जो कैरेक्टर है, जो ओटीटी सीरीज में दिखाया गया है, कि ये रॉलेक्ट एक्ट जब बन रहा था, जब ये मेकिंग सिचुएशन में था, तब इनडेफिनेट डिटेंशन, मतलब डिटेंशन शब्द था लेकिन इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट वर्ड जो है वो कांतिलाल साहनी ने ऐड करवाया था। लेकिन ये इमेजिनरी कैरेक्टर है, ये बात को लेकर कोई एविडेंस या कोई रिसर्च आर्टिकल अवेलेबल नहीं है। तो जब डायर का जब मतलब क्रॉस, उनका जब क्रॉस होता है हंटर कमीशन के सामने, चीमनलाल सेतलवाड़ जब उन्हें पूछ रहे हैं, ये ओटीटी सीरीज में नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सेतलवाड़ जी जब उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डायर ऐसे ही बैठे हुए हैं। सेतलवाड़ ने जब उन्हें पूछा कि क्या आपको लगता था कि अगर ये क्राउड को बिखरने का ऑर्डर दिया होता तो ये बिखर जाता, तो उन्होंने कहा, बहुत आसानी से बोल रहे हैं, हाँ वो बिखर सकते थे। फिर बोला कि तो आपने क्यों मतलब क्राउड को डिस्पर्स होने के लिए क्यों ऑर्डर नहीं दिए। तो डायर बहुत ही क्रूअलिटी के साथ ये रिप्लाई करते हैं, जो हंटर कमीशन में अवेलेबल है, इसकी पीडीएफ भी पूरी अवेलेबल है, नेट पर से आपको मिल जाएगी। 6 या 7 वॉल्यूम में ये पूरा इंक्वायरी जो है वो अवेलेबल है। तो डायर ये बहुत क्रूअलिटी के साथ ये रिप्लाई करते हैं, मतलब कितना वो एंटी इंडियन होंगे। ये सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो यहाँ पे आते थे, कुछ ऑफिसर्स जो थे उनके दिल में कुछ सेंसिटिविटी थी। पर्टिकुलर की डायर की बात करें तो वो कितने एंटी ह्यूमन, एंटी इंडियन होंगे, उनके ये रिप्लाई से पता चलता है। वो रिप्लाई करते हैं कि अगर मैंने उनको डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया होता तो वो डिस्पर्स हो सकते थे, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर वापस इकट्ठा हो जाते, फिर मुझ पर हंसने लगते कि ये देखो ये डायर कैसा है, मतलब ऑर्डर दिया लेकिन हम तो फिर से आ गए। तो मैं नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान के लोग ब्रिटिश ऑफिसर को मूर्ख समझे, तो इसीलिए मैंने फायरिंग कर दिया। फिर उनको चीमनलाल सेतलवाड़ ने एक और सवाल पूछा था कि ये जो 379 का जो फिगर है, ये फिगर क्या सच है? तो बोल रहे नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है। वो भी बहुत पीसफुली ये रिप्लाई देते हैं कि नहीं, ये इससे ज्यादा हो सकता है। फिर बताया कि आपको लगता है कि ये आपने गलत किया? सेम रिप्लाई, नहीं, मुझे बताना था कि ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो इसीलिए फायरिंग होना जरूरी था। ये हंटर कमीशन का जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ, ये डायर का जो रिप्लाई है वो अवेलेबल है। मतलब सिर्फ ओटीटी सीरीज में ड्रामेटाइज करने के लिए दिखाया गया है ऐसी बात नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड भी ये सारी बातें अवेलेबल हैं। तो ओटीटी सीरीज तो ऑफकोर्स एक लीगल ड्रामा है, लास्ट में बॉलीवुड ड्रामा है। वो एक रिंग मास्टर को ढूंढ रहा है कि किसके दिमाग की ये पैदाइश थी जलियांवाला बाग में ये अंधाधुंध फायरिंग करना। तो ऑफकोर्स ये हम जानते हैं कि पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे और वायर, उनके ही दिमाग की पैदाइश थी। तो वो इंस्टिगेट करते हैं, हंटर कमीशन के सामने ये भी आए थे, वो भी अवेलेबल हुए थे। तो ये जो कांतिलाल साहनी है वो इंस्टिगेट करते थे कि आप अपने आप को ब्रिटिश इंपीरियलिज्म सुपर पावर कहते हैं,
लेकिन आपको तो एक इंडियन एजेंट हंसराज, वो आपको नचा कर चला गया। आप उसके मतलब उसके हाथ का खिलौना थे। तो लास्ट में तो ये बॉलीवुड ड्रामा होता है और इतना बड़ा गवर्नर जनरल वो इंस्टिगेट होके फिर आके बोल देता है कि नहीं, वो हंसराज ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने ही किया। ये बात ठीक नहीं है ओटीटी सीरीज में, लेकिन वो तो एक ओटीटी सीरीज है। लेकिन ये हिस्टोरिकली ये बात सच है। फिर हम ये जानते भी है कि पंजाब के ही एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी 21 साल तक उन्होंने वेट किया कि कब ये पंजाब के उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे ड्वायर, कब उनको वो मारे। तो 1940 में उधम सिंह ने लंदन में एक भरी सभा में उनको मार डाला। और उधम सिंह ने भी मतलब उनको 31 जुलाई 1940 में उनको फांसी हुई। तो फांसी से चढ़ने से पहले वो बताते भी हैं कि 21 साल तक मैंने इंतजार किया। ऐसा कहा जाता है कि उधम सिंह भी जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ उस समय पर वहां पे अवेलेबल थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा था। मुझे नहीं पता कि वो सच में अवेलेबल थे कि नहीं, शायद देखा भी हो सकता है या उन्होंने सुना भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने 21 साल तक ये पूरा इंतजार किया और 21 साल के बाद उन्होंने पंजाब के गवर्नर जनरल को ब्रिटेन में जाके मारा। वो एक दो बार ऐसा हुआ था कि ये गवर्नर जनरल और उधम सिंह का आमना सामना हुआ था, लेकिन वो ऐसे नहीं मारना चाहते थे, वो एक सिंबॉलिक तौर पर उन्हें मारना चाहते थे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान के एक नौजवान रेवोल्यूशनरी ने जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, जिसने करवाया था, उसका रिवेंज प्रॉपर गैदरिंग में लिया है, वो दिखाना चाहते थे। इसीलिए गैदरिंग में उन पर गोलियां बरसाई और उनको मार दिया गया। ओडायर जिन्होंने फायरिंग किया था उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया, उनको मतलब भारत के बाहर उनको ड्यूटी दी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये जो है, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, आप सब इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। ब्रिटेन ने आज तक इसकी माफी नहीं मांगी है। बहुत बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये बात को लेकर ये डिमांड उठी है कि हमें जलियांवाला बाग का जो मैसाकर हुआ था उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। आज तक ब्रिटेन ने माफी नहीं मांगी है। अभी एक हफ्ते पहले भी एक इंडियन ओरिजिन के जो पार्लियामेंट्रियन है उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि अब तो ब्रिटेन माफी मांग ले। आज तक माफी नहीं मांगी गई। हाउस ऑफ कॉमन में उस टाइम पर डायर के खिलाफ वोट हुआ था 270 अगेंस्ट 39, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने डायर को एप्रिसिएट किया था और बहुत बार डायर को एप्रिसिएट भी किया गया। दोनों को एप्रिसिएट किया गया, गवर्नर जनरल को भी एप्रिसिएट किया गया और वो डायर जिन्होंने फायरिंग किया था उसे भी एप्रिसिएट किया गया। तो मुझे लगता है कि इतनी सी ही बात मैं करूंगी। ये जलियांवाला बाग को लेकर भले हमने इतना ही पढ़ा हो जितना मैंने शुरुआत में बताया, लेकिन ऑफ कोर्स ये गदर मूवमेंट, रशिया की सोशलिस्ट रेवोल्यूशन और जो पंजाब में जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो बढ़ रही थी उसके खिलाफ पंजाब के लोगों को एक लेसन सिखाने के लिए जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ये अब बात साबित हो चुकी है। ये कोई सडन इंसिडेंट नहीं था। ये ओटीटी वेब सीरीज भी मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग देखना चाहिए, उसकी कमियों के साथ भी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी ओटीटी सीरीज हमारे देश में नहीं बनती है। तो अगर ये बनी है तो ये जो भी माइनस पॉइंट हो, जो भी प्लस पॉइंट हो, इसके साथ हमें इसे देखना भी चाहिए। लास्ट में एक ही बात बताना चाहूंगी कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में भले ये बात कही हो कि हम पंजाब के लोगों को एक लेसन सिखाना चाहते हैं, लेकिन इसी इंसिडेंट के बाद उधम सिंह भी पैदा हुए और भगत सिंह के बारे में तो हम जानते हैं, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल जाने के बजाय वो जलियांवाला बाग चले गए। वहां से वो खून से सनी मिट्टी लेकर अपने घर में आए और अपनी बहन के साथ बहुत दिनों तक उन्होंने वो मिट्टी की पूजा की। तो जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो चाहता था कि सप्रेस कर दिया जाए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को, ये एक इंसिडेंट ने पूरे देश को जगा दिया। और जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, फिर उसके बाद तो हम जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू हुआ। बहुत सारी जगह पे एजुकेशन कैन वेट बट नॉट स्वराज, ये स्लोगन के साथ और यूथ और नौजवान इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आए।
तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो लेसन सिखाना चाहता था वो नहीं सिखा पाया, और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है वो और मतलब और वेगवान हुआ और गतिशील हुआ, और बहुत सारे पंजाब में तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी को इस इंसिडेंट ने जन्म लिया। तो इतनी सी बात है, आप लोग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एमएचडी का शुक्रिया जो मुझे ये बात रखने का मौका दिया। सबका शुक्रिया, धन्यवाद।